नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। एक जमाने में पूरे कंट्री में मात्र 3 कॉलेज हुआ करते थे जो ट्रेनिंग होता था, उसमें से एक ये था, 2 सरकारी थे, एक प्राइवेट थे। और उस जमाने में आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो नॉर्दर्न बेल्ट है और महाराष्ट्र, तो पूरे स्टूडेंट यहीं आते थे पढ़ने के लिए। अब जहाँ भी जाएंगे, जिस स्टेट में जाएंगे, तो पुराने जो भी स्कूल्स मिलेंगे या सेटअप मिलेंगे, वहाँ यहाँ का स्टूडेंट मिल जाएगा। यही इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन तो रिहैबिलिटेशन कौन सी के अंदर में होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, सी कॉलेज होता है, तो होंगे करीब आज के डेट में 400-500 होंगे। सामाजिक सरोकार के लिए क्या उद्देश्य रखा है इंस्टीट्यूशन? तो सामाजिक सरोकार तो भी है ना, मेन क्या है, ऐसा बच्चा किसी घर में हो जाता है ना, बच्चा हो या एडल्ट हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, जीवन के हर काल किसी न किसी मोड पर टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना हर लोग करता है। तो उस समय जो पेनफुल स्टेज होता है उसको पार करना और उसके साथ जीवन जीना अगर परमानेंट हो जाए, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है किसी व्यक्ति के जीवन में। जैसे घर में अगर माँ बाप कार्य करते हैं, यंग लड़का है, बहुत अच्छा हाईली प्रोफेशनल लोग है, और एक बच्चा ऐसा हो जाता है, तो एक आदमी को तो कार्य छोड़ देना पड़ता है, जो हमने देखा है। तो पूरा बच्चे के पीछे लगा रहेगा क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है बच्चा, और उसके बाद उसका प्रोडक्टिविटी खत्म हुआ। प्लस जो सोशल स्टिग्मा है, सामाजिक रूप से जो एक अलकहा रूप से जो बहिष्कृत हो जाता है, बेलूफ हो जाता है, तो खुद भी नहीं मिलना चाहता है दूसरों से। लोग समझते हैं कि इसकी कमी से इसका बच्चा ऐसा। क्या क्या सेगमेंट है इसमें? आप देखिए, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पहले था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में था। मैं चीफ कमिश्नर था भारत का उस एक्ट का, डिसेबिलिटी चीफ कमिश्नर। और 2016 में राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट बना। इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता को कैटेगराइज किया गया, और वो 21 प्रकार के जो हैं, तो उसमें ब्रॉड कैटेगरी क्या है, फिजिकल और मेंटल, और दूसरा है मोटर और सेंसरी। एक बार शारीरिक बाधा हुई, एक मानसिक बाधा हुई, मेजर कैटेगरी 2 हो गया। और उसमें अब 2 में क्या हो गया कि एक तो हो गया जो आपका हाथ पैर से संबंधित जो है कार्य करने का जो क्षमता है, उसमें जो ह्रास हुआ, तो वो एक कारण हो गया मापने का, इसको कितना ह्रास है। ठीक है, एक फंक्शनलिटी है, एक है क्या कि ऑर्गन डैमेज, और दूसरा उस ऑर्गन का सिर्फ फंक्शन जो आप कार्य करते थे, आपकी कार्य क्षमता पर कितना ह्रास हुआ, कितना असर पड़ा, निगेटिव असर पड़ा, उसको मापा जाता है। दूसरी बॉडी है, विधिक निकाय है, भारतीय पुनर्वास परिषद है भारत सरकार की। जो लोग वहां से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो था, एनएमसी जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसी प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी पेशेवर कार्य करते हैं, उनको वहां से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके रिन्यूअल के लिए उनके अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। उसके नॉलेज जो नया डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में उनको अपडेट करना होता है। तो उसी कड़ी में हम लोग सालों भर चलता रहता है। यहाँ मुजफ्फरपुर में हुआ था पिछले महीने, अभी यहाँ हो रहा है, और ये साल में 2-3 बार होता है पूरा साइकिल। तो जो भी लोग हैं इस तरह के पढ़ते हैं, वो यहाँ रजिस्टर कराते हैं RCA में, और यहाँ ट्रेनिंग करके उनको नॉलेज अपडेट किया जाता है। आज का ये टॉपिक यहाँ जो इसको CRE बोलते हैं शॉर्ट में, कंट्रोलिंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसका इंटरवेंशन कैसे करना है, उसकी जांच कैसे करना है, तो उसका जो असेसमेंट और इंटरवेंशन कैसे पहचानेंगे ये सही में ऑटिज्म है कि नहीं। अगर पहचान पाए तो उसमें फिर उसका लेवल और ग्रेड निकालना है कि किस सीवियरिटी का प्रॉब्लम है, और उसका निदान और इलाज क्या होगा। तो इसके ऊपर ये 3 दिवसीय ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके बाद जो भी सारे जो आपने देखे पार्टिसिपेंट, सभी कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। कोई स्कूल में है, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, कोई चाइल्ड केयर सेंटर में है। तो ये लोग जब सीख के जाएंगे, अपडेट होके जाएंगे नॉलेज को लेके, तो इसको अडॉप्ट करेंगे और ज्यादा अच्छा से कार्य कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल आ जाता है और एक डेवलपमेंटल आ जाता है। और तीसरा है मेंटल इलनेस। बाद में जो पहले देखिएगा कि सारा जो भी डिसेबिलिटी का एक्ट है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है। मेंटल हेल्थ एक्ट सबसे पुराना एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में।
तो उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया कि जिसको भी किसी भी शारीरिक या मानसिक बाधा के कारण उसके सामान्य कार्य करने की क्षमता में जो ह्रास होता है, उसके कारण जो उसका लॉस होता है, चाहे सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, या परिवार का लॉस होता है, तो उसको विकलांगता की श्रेणी में लाया गया है। और लाभ की वो जो बात होती है कि जहां बाधा ज्यादा शुरू हो जाती है तो 40% माना गया। 40% से नीचे है तो सामान्य से मेरा ये आंख है, दाहिना आंख है, उससे हमको बचपन से नहीं सूझता, वो 30% आता है। तो हमारा अगर 30% है तो उससे क्या है कि हमको कार्य में ऐसा बाधा नहीं आता है कि हमारा जीवन की गाड़ी रुक जाए। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या फ्री ट्रेनिंग देती है? फ्री ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? सेल्फ फाइनेंस है तो फ्री ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग कॉस्ट देगा, बियर करेगा तभी ना फ्री कर सकते हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज का कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट हम अगर किसी को फ्री में दे दिए तो somebody has to bear the cost। ये चश्मा हमने आपको दिया, आपको फ्री में मिला, लेकिन इसका तो दाम है, कोई ना कोई तो देना पड़ेगा। या तो यहाँ क्या है, या तो सरकार दे या पब्लिक खुद बियर कर, दो ही रास्ता है ना। या हम कहीं से इंतजाम करके दें। तो यहाँ हम ट्रेनिंग अगर फ्री करेंगे तो सर्विस मेरा महंगा हो जाए। और जो बच्चे हैं ट्रेनिंग लेते हैं वैसे बच्चों को सीखते हैं, तो उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट को। आपको मेरिट रहता तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते, गवर्नमेंट कॉलेज में जाके आप मेरिट से सीखते, गवर्नमेंट आपका खर्च बेयर करती। होशियार लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास बड़ी सारी स्कीम है, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए स्कीमों की कमी है, तो आपको तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो कम से कम इतना सरकार ने कर दिया है। हमारे जीवन काल में हमने देखा है कि पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलना एक असंभव दुर्लभ टास्क था, और हम लोग के जमाने में मेडिकल और इंजीनियरिंग भी सरकारी कॉलेज में अगर नहीं हुआ तो आपका जीवन खत्म। आम जन को क्या